देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला हुआ है कि आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही कराने का फैसला किया है। चैलेंजेस हैं, कहा जाता है चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहम गुमान में नहीं होना चाहिए कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ही 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी कर दिया है। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो लगातार मुल्क के अंदर जो है वो 4-5 छुट्टियां आ रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में लोग ये भी बड़े मजे मजे के सोशल मीडिया पर मीम्स चला रहे हैं कि किस तरह से इन छुट्टियों को मनाना है। बहरहाल आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इस पर बात वजीर दाखिला ने भी की है कि किसी को अभाम नहीं होना चाहिए। साथ ही चेयरमैन पैमरा कहते हैं पैमरा इलेक्शन कवरेज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज अब तक सिर्फ सियासतदान इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी भी यूज कर रही है और चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं इस बात पर। दूसरी जानिब जी बलूचिस्तान के अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ शहरों में आज धमाके हुए हैं। सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हैं। एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है, 6 जख्मी भी हुए हैं। खासतौर पर कोयटा के इलाके न्यू सब्जल रोड और सरियाब में 2 धमाके हुए, जिसमें एक मोहम्मद शख्स जाँ बहक हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो उस एतबार से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो सज़ा हुई है साइफर केस में, उसका तफसीली फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि आहत अपने अपने अपना जो उनका चार्ज है उसकी खिलाफ वर्जी की, जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। साइफर केस के तफसीली फैसले में ये बता दिया गया है। दूसरी जानिब जी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेकर आऊँगा, नवाज शरीफ ये कहते हैं। आज नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया है। मिंगोरा में जलसे से खिताब कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कैसे एक शख्स के जाल में फंस गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। मरीम नवाज कहती हैं चोरी करने वाली खातून बली गाला में क्यों है। और तलाल चौधरी कह रहे हैं किसी को लाडला ना बनाया जाए, हमें तो चुन चुन कर ना अहल किया गया। जबकि मुसद्दिक मलिक कहते हैं फैसला इस बात का है कि जो तहवील वो डिक्लेयर नहीं किए। तो शाहिद खाकान अब्बासी तो और जुबैर साहब तो कुछ और कहते हैं आप ही की जमात के, और आप कुछ और बातें करते हैं। ये भी बड़ा अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल ये भी कहते हैं एक बार फिर मेरी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पर है। दूसरी जानिब जी पीटीआई की बानी पीटीआई को भौंडे तरीके से सजा दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बोल चुकी हैं और इसी पर जो है जी ना सिर्फ उन्होंने बात की बल्कि सारे लोग पीटीआई के इस पर सीख पाए हैं कि जो सजाएं आ रही हैं उनसे कोई भी हम जो है वो अग्री नहीं करते। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और उसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शगुफ्ता जुबानी साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से वहीद आलम साहब हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और सबसे पहले मैं जाऊँगी शगुफ्ता जुबानी साहिबा आपकी तरफ। ये मुल्क में एक दफ़ा हम फिर देख रहे हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड जो हालात बने हुए हैं, कैसे देखती हैं आप इसको। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो कह रहे हैं कि हमारा सर तो कर सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुक सकता और हमारी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पर है, इसकी क्या वजह है? मंडी में सामने जी शगुफ्ता साहिबा आपको आवाज आ रही है? शगुफ्ता जुबानी साहिबा आप मुझे सुन सकती हैं? शगुफ्ता साहिबा आपको आवाज आ रही है मेरी? चले मैं वहीद आलम साहब की तरफ जाती हूँ। वहीद आलम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वहीद आलम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वहीद आलम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी वहीद साहब आपको आवाज आ रही है?
जी आ रही है, अब आ रही है। जी वहीद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले वहीद साहब, मैं जानना चाहूँगी कि आज हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए हैं जिसमें शहादतें भी हुई हैं। आप इस सारी सिचुएशन को दहशतगर्दी की कैसे देखते हैं, जिसके ऊपर बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि एक बार फिर मेरी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने में, हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल पे मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? आपकी आवाज टूट रही है, टूट गई है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज टूट रही है। वहीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले हम दोबारा कोशिश करते हैं। एंड आई नो कि एवरीबडी इज इन द कॉन्स्टिट्यूंसी और इसकी वजह से थोड़े से सिग्नल्स का भी एट टाइम्स इशू होता है। मैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा की तरफ वापस जाती हूँ। शगुफ्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शगुफ्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, शगुफ्ता साहिबा की भी आवाज मुझे नहीं आ रही। तो चलें जी, ब्रेक पे ले आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात कर रहे थे बलूचिस्तान में आज धमाके हुए हैं और सबसे पहले मेरा सवाल वहीद आलम साहब की तरफ है, उन्हीं की तरफ जाऊंगी। सर, ये बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, बावजूद इसके आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ और उसने कहा है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, कोई अभाम ना रहे। लेकिन जो बलूचिस्तान में सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी जी वहीद साहब। हेलो जी जी बताइए जी सर। वो आपका सवाल ही पता नहीं चला। सर, मेरा सवाल था बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, दहशतगर्दी की आज धमाके हुए मुख्तलिफ शहरों में, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, दहशतगर्दी यकीनन ये आप हमने सुना है आज भी कि आज भी कुछ ऐसे मामला हुए हैं। लेकिन बहरहाल इसको इस नजर से भी आप देखें, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल में इलेक्शन तो हर हाल में होना चाहिए, इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। जो वजारत दाखिला है उनको देखना चाहिए कि इसको किस तरह रोका जा सकता है। वो के सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल इस मामले में इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। सर, इलेक्शन तो बिल्कुल वक्त पे होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए जब सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है? आप क्या समझते हैं? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना, जो उन्होंने लिया भी है उन्होंने और लेना चाहिए। और जो वजारत दाखिला है उनको और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर इस मामला को सुलझाना चाहिए, ताकि ये वाकयात जो दर पे हो रहे हैं वो ना हों, और ताकि जो इलेक्शन है वो आसान से और बड़ी उसमें अमन की फजा में हो जाए। अच्छा सर, इसमें एक और बात भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी एक बार फिर मेरी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पर है, हमारा सर तो कट सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? ये बातें भी सुनने में आई जी। उन कुछ बहुत से हमारे जो कायदीन है मुख्तलिफ जमातों के, उनको बाकायदा नाम ले लेकर थ्रेट्स हैं, ये बात भी सुनने में आई है। लेकिन ये तमाम मामला जो है हुकूमत के वक्त के इल्म में है। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे सख्त इकदाम करने चाहिए ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, ताकि इलेक्शन बर वक्त हो और किसी की जान का ज़िया ना हो। सही। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं, मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है आम इंतखाबात की जो इस वक्त गहमा गहमी है, और जो इलेक्शन कमीशन के अब जो इकदाम हैं, आरोज के मामलात हों या मुख्तलिफ जो एंडिंग फेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज पहली तारीख हो गई है, 7 दिन बाद इलेक्शन है, आप लोग सब मुतमईन है अब तक सारी चीजों से मुस्लिम लीग नून? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अब तक जितने भी इकदाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं, मुस्लिम लीग उनसे पूरी मुत्तफिक है और वो एतमाद का इजहार करती है कि मामला ठीक तरफ जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही कि जिसमें इंतखाबात में जो रखना है जो वो डल सके। अच्छा सर, एक और बात भी बताइएगा, हम देख रहे हैं जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि किसी के साथ ही बैठा जाए, मुस्लिम लीग नून के साथ अब बैठना मुश्किल हो गया है। और फिर चौथी बार अब वजीर आजम के लिए आप जो देख रहे हैं कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं कि उन्होंने अब तक कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया कि जिससे जो है चौथी बार भी वो वजीर आजम बने। बिलावल साहब अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी क्या समझती है कि अगर
इत्तेहाद करना पड़ा किसी के साथ तो करने जाएंगे इंतखाबात के बाद, या फिर वो भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ अब बैठा नहीं जा सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंतखाबात हैं। इंतखाबात में हर पार्टी जो है मुखालिफ को भी वो इलेक्शन में अपने इजहार करने के लिए मुखालिफ को भी मुखालफत की बातें भी करते हैं, इलेक्शन में ऐसा होता है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब कुछ ज्यादा बढ़कर बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें अपने मियां नवाज शरीफ के उसको देखना चाहिए। एक कद्दावर शख्सियत है जो पहले 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, उनका नाम ले लेकर ऐसी बात करना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। हद जो है ना उसकी एहतराम की, वो कायम रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान जब इलेक्शन हो जाते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियां अपना अपना मैंडेट लेकर आती हैं, और जब वजीर आजम बनने की या असम्बली तश्कील पा जाती है तो फिर उस वक्त की सूरत हाल जो होती है कि हुकूमत किस तरह बनाई जाए। अगर तो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है या सादा अक्सरियत मिल जाती है, फिर तो किसी का तो इत्तेहाद कर रहा है, सही होता है। लेकिन अगर ना हो तो हुकूमत तो बनानी है ना, फिर तो इत्तेहाद किया जा सकता है। उसमें शरायत अलग-अलग तो आपस में तय कर लेते हैं और हुकूमत बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा वहीद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हर जमात इस वक्त तो ये कहती है कि जी सियासत में ताकत के लिए नहीं, खिदमत के लिए आते हैं, खिदमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं उस पर बिलावल साहब जिस तरह कहते हैं कि जी सारी सियासी जमातें जिस तरह से काम कर रही हैं, पुराने लोग जो पुराने सियासतदान हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए और नई सोच और नए अज़म के साथ जो है वो उतरे हुए इस वक्त फील्ड में। इसी तरह से एक तरफ से वो क्रिटिसाइज करते हैं आपकी पार्टी को, दूसरी तरफ से पीटीआई भी क्रिटिसाइज करती रही है मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून को सारी सियासी जमातें ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि कोई भी आता है उसका नारा तो यही होता है कि मैं खिदमत करूंगा, और खिदमत के ही जज्बे से आया जाता है। लेकिन आप ये देखा कि बहुत अरसे से वो लोग जो आ भी जाते हैं उनको मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ तरीकों से काम नहीं करने दिया जाता, तो वो डिलीवर नहीं कर सकते। मामला खराब हो जाते हैं और भी चीजें हो जाती हैं, किसी तरीके से वक्त पूरा नहीं किया करने दिया जाता तो फिर डिलीवर नहीं हो सकता, तो उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आए और जिस अरसे के लिए वो तशरीफ लाए, उन्हें उनका मुद्दत में काम करने दिया जाए और मुद्दत पूरी करने दी जाए, ताकि उससे अगले इलेक्शन में किसी हुकूमत के वक्त के लिए ये वो ना रहे कि जी वो काम नहीं कर सके या उन्हें काम नहीं करने दिया गया। उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो अवाम उनको मुस्तरद कर दे और दूसरी पार्टी को ले। ठीक है वही साहब, मैं आपसे बात करती हूँ, साथ ही रहिएगा। मेरे साथ सेंटर सहर कामरान भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी तरफ भी जाऊंगी। मैम खुशामदीद आपको कहूंगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक, सहर कामरान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक, अच्छा, मुझे सेंटर सहर कामरान साहिबा की आवाज नहीं आ रही। आज आई थिंक कुछ कनेक्शंस में हमारे पास इशू आ रहा है। मैं वापस वहीद आलम साहब के पास जाऊंगी। वहीद साहब, आपको आवाज क्लियर है? जी वहीद साहब, आप ही की तरफ आऊंगी। वहीद साहब, ये दूसरी जानब हम देखते हैं कि जो इस वक्त सजाएं हो रही हैं बानी पीटीआई को, वो भी यही जो है गिला और शिकवा करते हैं कि ये भी सियासी केसेस हैं, जो कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून कहती है कि सियासी केसेस थे, तो मुस्लिम लीग नून को वाकई लगता है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, जैसे मरीम नवाज साहबा ने कहा परसों खड़े होकर जलसे में, और कहा कि उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, जबकि वो ये कहते हैं कि जी हम सबसे ज्यादा मजलूम है और हमारे साथ जुल्म हो रहा है। देखिए, दो बातें हैं। अगर तो सियासी केसेस बने तो फिर तो वाकई ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात में जो सजाएं हो रही हैं वो उसमें तो थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें हैं। मतलब 9 मई के वाकयात हैं, आज तक किसी जमात ने इस तरह के वाकयात नहीं किए जिस तरह उस जमात ने कर दिए, और उनको ये जो सजाएं जो है या उनकी जो इंक्वायरी हो रही है, ये कानूनी तकाजा है। उस हद तक कोई जमात आज तक नहीं गई जिस हद तक ये जमात चली गई, तो उसमें तो ये मैं समझता हूँ कि हर एक को कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, चूंकि जाहिर सी बात है वहीद साहब, आपकी प्रेजेंस का मैं फ़ायदा हासिल करना चाहूँगी अपने नाजरीन के लिए। आप एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ हैं एक अरसे से। एक तसर ये है सर, ये कहा जा रहा है, जैसे भी आपने खुद भी अपनी बात में कहा कि 9 मई वाले वाकयात की सज़ा है, साइफर का केस है, ये सारी सिचुएशंस हैं,
ऐसी सूरत में कहा यह जा रहा है एक तरफ कि देखिए ये इसी तरह के पहले भी इल्जामात लगते रहे सियासी जमात पे, यानी कि आपके ऊपर मुस्लिम लीग नून पे कि जी डॉन लीक्स हुआ, नवाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट जो मुंबई धमाकों के हवाले से था, अजमल कसाब वाला मामला हुआ, और ये सारी चीज़ें जिसमें आलमी कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी वो वीडियो क्लिप चला जो वो कह रहे थे कि जी फौज मेरी नहीं सुनती है, इस तरह की बातें जो हुई। ऐसी सूरत हाल में लोग ये कहते हैं कि जी उस वक्त भी ये कहा जाता था एक आपकी पार्टी के हवाले से एक सियासी जमात को कि जी वो इतना आगे निकल चुके हैं कि अब पीछे का रास्ता नहीं है, और उसी किस्म की बातें अब पीटीआई के हवाले से भी लोग कहते हैं कि जी वो इतना आगे गुजर चुके हैं कि अब पीछे का रास्ता नहीं है। लेकिन फिर अब लोग कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी सजाएं आनन फानन ख़त्म हुई हैं और वापस वो जो है इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है जो लोगों की जजमेंट है, या आप क्या कहेंगे? जी वहीद साहब। हेलो जी वहीद साहब। हेलो जी वहीद साहब, मैं सुन रही हूँ। एक तो आपका सवाल बहुत लंबा हो गया। हाँ, मैं दोहरा देती हूँ शॉर्ट करके आपको। मुख्तसर सवाल मेरा वही है कि जब आपकी पार्टी के ऊपर जो इल्जामात थे डॉन लीक्स के और दीगर, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में चली चीज़ें, नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स इंडिया के हवाले से सारे, उस वक्त यही कहा जाता था कि ये पार्टी बहुत आगे चली गई है। जैसे पीटीआई को कहा जा रहा है 9 मई के वाक़यात हैं या साइफर केस का मामला है, तो लोग ये तशबीह देते हैं और लोगों की जजमेंट है कि जी आपकी पार्टी को भी अब देखें चांस मिल गया है उसी तरह से। तो क्या पीटीआई को भी आगे जाके चांस मिल जाएगा, दोबारा भूल जाएंगी बातें? नहीं, मियां नवाज शरीफ के उन जो हमें टारगेट किया जाता उन वाकयात में और इन वाकयात में जमीन आसमान का फर्क है। इसको वो नहीं किया जा सकता डिफरेंशिएट, क्योंकि उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमने हुकूमत रियासत के खिलाफ कोई बात की हो। हमने इख्तलाफ किया उनसे, अपना फैसलों से इख्तलाफ किया, दूसरी बातें की, लेकिन हम रियासत पर हमलावर नहीं हुए। इस वाक़े को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। वो तो प्योरली कोई नेक का मुकदमा बन गया, कोई उनसे अपने बेटे से तनहा ना लेने का मुकदमा बन गया और ब्लैक डिक्शनरी निकाल कर उनको सजा दे दी गई। उन वाकयात में और इन वाकयात में जमीन आसमान का फर्क है। 9 मई का वाकयात में बाकायदा रियासत पर हमला किया गया, तो फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और इसके में जो भी कानून जो कहता है उसके मुताबिक उनको सजा भी मिलनी चाहिए और सख्त मिलनी चाहिए। ठीक है, सेंटर सार कामरान साहब आपको आवाज आ रही है? जी, सेंटर सार कामरान साहब आपको खुश आमदीद कहूँगी। सार साहब, सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी। आज मुख्तलिफ शहरों में बलूचिस्तान के बम धमाके हुए हैं, कुछ लोग जान से भी गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं एज अ पीपल्स पार्टी? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। तो ये जो हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, लेकिन अमन के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मैं तो समझती हूँ कि बहुत अफसोस था कि कंडेम करती हूँ कि इस तरह के धमाके। देखिए, जब एक वैक्यूम होता है ना तो दहशतगर्द अपना जगह बना लेते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये है कि बस एक दफ़ा इंतखाबात हो, मुल्क में हुकूमत आए, वो उन पॉलिसीज का मुजरामत करे जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हो। पहले भी आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद भी हमने जो है सवात ऑपरेशन से जो हुकूमत बनाई तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो यही है कि एक मुंतखब हुकूमत आके पॉलिसी बना सकती है और ये देख सकती है कि पाकिस्तान को कैसे अमन के रास्ते पर जाना है, इस्तेकाम के रास्ते पर जाना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी, बिल्कुल आपने कहा कि आप लोगों ने दहशतगर्दी के हवाले से वो किया, और आज बिलावल साहब कह रहे थे यही बात कि हमारा सर तो कट सकता है दहशतगर्दों के निशाने, हमारा सर तो कट सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकते, और एक बार फिर मेरी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पर है। मैं चाहूँगी इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि अभी कल परसों में हमने देखा है जो वाक़यात हुए इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की शहादतें भी हुई हैं। जी देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी में आप देखें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है बहुत एक वाज़ेह पोजीशन थी। आप ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, उससे पहले 18 अक्टूबर का धमाका, उसके बाद 2013 में हम जो है वो कंपेन नहीं कर सके, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने जो है भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान का अमन बहाल किया जाए। दहशतगर्दों को जो है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान
उस पर भी जो है वो अमल किया, दस्तखत किए। तो अब ये बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती जब तक सियासी हुकूमतें नहीं होंगी, वो एक पार्लियामान से पॉलिसी नहीं बनेगी, एक नेशनल कंसेंसस नहीं होगा, तो एक जो वैक्यूम है उसको नॉन स्टेट एक्टर्स के जो है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। देखिए बात यह है कि किसी ने बाला जो है डिसाइड कर दिया कि दहशतगर्दों को वापस आके मुल्क में उठाना है, उससे नेगोशिएशन शुरू कर देनी है। जो आपके बच्चों के कातिल हैं, जो आपकी जो है लीडर्स के कातिल हैं, या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, उनको अगर एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो गए और वो किसी जो है डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम से नहीं गुजरे, तो उनसे किस किस्म की बात की। तो बात ये उनको क्यों रिहा किया गया। आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जड़ पकड़ रही है। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये बात करती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, इतिहाद पसंदी का खात्मा हो, शिद्दत पसंदी का खात्मा हो, मुल्क में अमन बहाल हो। जी अच्छा, सेंटर सर कमरा साहब ये भी बताइएगा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, अब हालिया दिनों में जो केसेस, मैं पीपल्स पार्टी का इस पर स्टांस लेना चाह रही हूँ, और जाहिर है आप एक जिम्मेदार शख्स हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मैं चाहती भी हूँ कि इस पर आपका भी कमेंट आए। ऑफ कोर्स ये जो माजी में हुआ, जिस तरह से सजाएं हुई, और अभी जो बानी पीटीआई को शाह महमूद, आवाज़ नहीं समझ में आ रही है। जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्टेड आवाज़ है। अच्छा, हम कोशिश करें दोबारा के आपको कनेक्ट कर लें ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आवाज़ के लिए दोबारा से सेंटर सहार कामरान साहिबा को जो है वो कनेक्ट किया जाए ताकि उनको आवाज़ क्लियर ली जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट। क्योंकि इस वक्त अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान में देखा जाए तो दो बड़ी सियासी जमातें जिनके दरमियान इस वक्त बड़ी जंग है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून आपस में पहले भी टकराव रहा, और वो समझते हैं एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर लेते हैं, इस हद तक चले जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मफाहमत की सियासत पर बिलीव रखती है, जो बीच का रास्ता निकाल रही है, जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से नई पॉलिसीज के साथ मैदान में उतरा जाए, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सारी सिचुएशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट बनना भी और लेना भी, और वो तासुर देखना कि आखिरकार वो क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो एनालिसिस इस वक्त चल रहा है इन सजाओं पर, जो कि एक के बाद एक आ रही हैं, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान में एवरी टाइम इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। मैं ज़रा दोबारा जाऊंगी सेंटर सहार कामरान साहिबा, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक अब तासुर है जिस तरह से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी या उनकी अहलिया को जिस तरह की सजाएं हुई पिछले 2 से 3 दिन के अंदर केसेस के अंदर, वो हम सब ने देखा है। मुस्लिम लीग नून के सामने भी 2018 में जिस तरह से हालात थे, जो डॉन लीक्स हुआ, जो माजी में नवाज शरीफ साहब कहते रहे मुंबई बम धमाकों के हवाले से, उनके स्टेटमेंट इंडिया के हवाले से जो चलते रहे, और अपनी फौज के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आपने खुद भी ऑफकोर्स आपको याद होगा चीज़ें, और अब ये पीटीआई है दूसरी तरफ के जो सारा मामला हुआ 9 मई का या साइफर का या और दीगर मामला, तो और फिर भी उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से अब सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई, ख़त्म हो गई हैं, जो भी हो गई सस्पेंड हो गई हैं, और वो उतरे हुए हैं मैदान में। तो ये जो सारा मामला है, लोग इसको जज कर रहे हैं कि जी पहले मुस्लिम लीग नून के लिए भी कहा जाता था पार्टी ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, अब नहीं आएगी, और अब पीटीआई के लिए भी इस तरह की बातें सुन रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से सियासत को और इस सारी सूरत हाल को कैसे एनालिसिस कर रही है? देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का तो एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम तो वैसे भी इस बात के हक में नहीं है कि घर की ख़वातीन जो हैं उनको जो है किसी भी किस्म के इस तरह के जो हालात हैं उनमें उनको पेनलाइज किया जाए। लेकिन अब ये देखना है कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया है और ये एक अदालती फैसला है। अब उस अदालती फैसले को इनको हम ये कहेंगे कि आप इंतशार का रास्ता इख्तियार न करें, आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अपील का हक आपके पास मौजूद है। और पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इन्होंने शुरू से इंतशार की राय इख्तियार की, चाहे वो 2014 के धरने थे और ये तरकीब देना था कि आप जो है बिल जला दें, हुंडी से पैसा भेजें, या इन्होंने जो है हुकूमत एक नो कॉन्फिडेंस मूव आने के बाद बजाय ये कि आप इस बैठते जो है आपने पार्लियामान की नफी कर दी। आप अगर कोई शख्स वज़ीर आज़म नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामान भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली, फिर देखिए जो इंतशार कर रहा है ना वो नुकसान पहुंचाता है। मैं समझती हूँ कि पीटीआई को
बहुत मोहतात होके कानूनी तौर पर अपने आप को तैयार करके, बजाय ये कि आप मुकदमों से फरार अख्तियार करें, आप उनको कानूनी जंग लड़ें। अगर आप उसमें कसूरवार नहीं होंगे तो आपके को भी एक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंतजार का रास्ता अख्तियार किया और 9 मई जैसे वाकयात दोहराए, तो फिर मैं कहूँगी कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके अपने लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी के तो दौर में ना कभी कोई सियासी कैदी हुआ, हम तो जब भी आए हमने सियासी कैदियों को भी रिहा किया। लेकिन बात यह है कि अगर बंदा सियासत की बात हो, सियासी जमातें खत्म नहीं होती इस तरह की चीज़ों से, लेकिन ज़रूरी है कि जमातें सियासी हों, ठीक है ना। तो उसके लिए एक आपका सियासी रवैया भी होता है। एक आपका जो है वो आप, यानी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपना इलेक्शन कराते सही तरीके से, आपने नहीं कराया। आपके पास, आपको इलेक्शन कमीशन ने 12 कहा, फिर आपको एक टाइम लिमिट दी, फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी कानूनी जंग पूरी तैयारी के साथ लड़ें। आपने जो है उसके अंदर भी मैं समझती हूँ कि आपने लीगली अपना केस बहुत कमजोर किया और एक मुसलसल एक केस के अंदर तैयारी के बजाय फरार का राह अख्तियार की। तो अभी भी मैं इसे कहूँगी कि देखिए, अपील का हक है आपके पास और आप कानूनी राह अख्तियार करें और जो है कानूनी रास्ता अपनाएं, इंतजार की राह नहीं अपनाएं। इंतजार का नुकसान मुल्क को होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर सहार कामरान साहब आपका, वहीद आलम साहब आपका, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाजरीन। और यकीनी तौर पे आपसे आज पहली तारीख हो गई है, 7 दिन बाद मुल्क में इलेक्शन है और आज से रोज़ मैं आपको ये याद दिलाऊंगी कि वोट डालने के लिए ज़रूर निकले। अगर आप चाहते हैं कि निज़ाम में बेहतरी लाएं, निज़ाम में ताजगी लाएं, निज़ाम में एक इंसाफ पसंदी लेकर आएँ, अपने लिए कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। घर में बैठकर, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के, गली कूचों की पंचायतों में बैठ के सिर्फ बातें भगाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सही तौर से चीज़ें बदलें और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो मुल्क में, तो वोट ज़रूर डालें। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।